हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम की क्रियाविधि के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपकी यूनिट 7 का चैप्टर 9 है। अपना टॉपिक है एंजाइम की क्रियाविधि। जो आपके टॉपिक है एंजाइम की क्रियाविधि, इसमें दो पॉइंट दिए हुए हैं। दो तरीके से एंजाइम की जो क्रियाविधि संपन्न होती है। फर्स्ट है विकर क्रियाधार संकुल का निर्माण। विकर क्रियाधार संकुल का निर्माण। सेकंड है सक्रियण ऊर्जा में कमी। सक्रियण ऊर्जा में कमी। तो एंजाइम की क्रियाविधि के दो स्टेप है। विकर क्रियाधार संकुल का निर्माण, जैसे कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं। सेकंड है सक्रियण ऊर्जा में कमी, लोअरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। तो फर्स्ट पढ़ेंगे ये विकर क्रियाधार संकुल का निर्माण पढ़ने से पहले आप ये विकर मीन्स एंजाइम है, तो क्रियाधार क्या होते हैं पहले ये लिख लेते हैं। विकर क्रियाधार संकुल का निर्माण। जो एंजाइम की क्रियाविधि फर्स्ट टॉपिक है, तो सबसे पहले अपने ये पता करते हैं कि क्रियाधार जो सबस्ट्रेट होते हैं वो क्या होते हैं। सबस्ट्रेट क्या होते हैं? यह वह पदार्थ होते हैं जिस पर एंजाइम अपनी क्रिया करता है। क्रियाधार वह पदार्थ है जिस पर एंजाइम अपनी क्रिया करता है। ये तो हो गए क्रियाधार। सेकंड है सक्रिय स्थल क्या होते हैं? एक्टिव साइट। सक्रिय स्थल, एक्टिव साइट। सक्रिय स्थल वो होते हैं जब ये एंजाइम पर स्थित होते हैं। सक्रिय स्थल होते हैं ये एंजाइम पर स्थित होते हैं। ये एंजाइम पर स्थित होते हैं और इनमें एमिनो एसिड्स मिलते हैं। ठीक है। क्रियाधार तो वे पदार्थ होते हैं जिस पर एंजाइम अपनी क्रिया करते हैं, और सक्रिय स्थल कहाँ होते हैं? ये एंजाइम पर स्थित होते हैं। तो जो विकर क्रियाधार संकुल के निर्माण में है, उसमें दो सिद्धांतों के द्वारा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को समझाएगा। मतलब जो विकर क्रियाधार संकुल का निर्माण है, इसके अंदर दो सिद्धांत दिए गए हैं। फर्स्ट है ताला चाबी सिद्धांत। ताला चाबी सिद्धांत। लॉक एंड की थ्योरी। लॉक एंड की थ्योरी। ताला चाबी सिद्धांत में क्या है? इसे किसने दिया था? फिशर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ताला चाबी सिद्धांत में क्या है कि जैसे कि एक ताला है, जो ताला होता है उसकी एक ही चाबी होती है। तो चाबी उस ताले की कई बनवा लेते हैं, 2-3, लेकिन एक प्रॉपर ताले की, एक पर्टिकुलर ताला है उसकी एक पर्टिकुलर ही चाबी होती है। मतलब किसी और चाबी से उस ताले को खोल नहीं सकते। तो उसने इस सिद्धांत को इस प्रकार समझाया जैसे कि ये एंजाइम है। ये एंजाइम है, ये लिख दिया एंजाइम। ये जो जगह होती है ये होती है सक्रिय स्थल। एंजाइम का जो मैंने आपको बताया सक्रिय स्थल पाए जाते हैं, और ये सबस्ट्रेट है। ठीक है, सबस्ट्रेट। ठीक है, तो उसने कहा था
जैसे कि एक पर्टिकुलर ताले की एक पर्टिकुलर चाबी होती है, तो एंजाइम इसकी जो सक्रिय स्थल है इसकी संरचना बिल्कुल सेम है। तो जो एंजाइम है उस पर क्रियाधर आकर जुड़ जाते हैं और किसका निर्माण करते हैं, एंजाइम क्रियाधर संकुल या विकर एंजाइम संकुल का निर्माण करते हैं। तो इसकी संरचना कुछ इस प्रकार की बनेगी। इस एंजाइम में इस सबस्ट्रेट आके जुड़ जाते हैं तो किसका निर्माण होएगा, एंजाइम सबस्ट्रेट का निर्माण होता है। प्लस में किसका निर्माण होता है, प्रोडक्ट का या उत्पाद का, प्लस में एंजाइम का। ताला चाबी सिद्धांत यही है कि भाई एक पर्टिकुलर ताले की पर्टिकुलर चाबी होती है, तो इसमें एंजाइम जो इसका एंजाइम होता है सबस्ट्रेट होता है, इन दोनों की संरचना इस प्रकार की होती है कि दोनों एक दूसरे के अंदर फिट हो जाते हैं और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं, प्लस में प्रोडक्ट और एंजाइम का निर्माण भी करते हैं। विकर क्रियाधार संकुल में एक दूसरा सिद्धांत है प्रेरित आसंजन सिद्धांत। प्रेरित आसंजन सिद्धांत इसने कहा था कि जो एंजाइम की सतह होती है, किसने दिया था इसको, कोशलैंड ने दिया था, उसको फिशर ने दिया था ताला चाबी, इसको कोशलैंड ने दिया था। उसने कहा था इसमें एंजाइम की सतह फ्लेक्सिबल, एंजाइम की सतह फ्लेक्सिबल होती है। फ्लेक्सिबल मतलब इसको किसी तरीके से हम मोड़ तोड़ सकते हैं। एवं जब क्रियाधार उसके पास आता है, किसके पास आता है, एंजाइम के पास, क्रियाधार उसके पास आता है तो उसमें परिवर्तन होता है तथा एंजाइम की सतह क्रियाधार जैसी हो जाती है और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है, जैसे कि ये एंजाइम, ये एंजाइम है और ये सबस्ट्रेट है। इन दोनों की संरचना अलग अलग है, लेकिन इसने कहा कि जब क्रियाधार एंजाइम के पास आता है तो एंजाइम की संरचना सबस्ट्रेट के समान हो जाती है और ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। EF कॉम्प्लेक्स प्लस में प्रोडक्ट प्लस में एंजाइम। इसमें तो इसने कहा एक जैसी संरचना होती है, मतलब एक ताले की एक ही चाबी होती है तो इनकी संरचना दोनों की सेम आती है, लेकिन इसने कहा था कि जब एंजाइम के पास सबस्ट्रेट आता है तो एंजाइम अपनी संरचना को क्रियाधार के अनुसार कर लेता है और वो जुड़कर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। सेकंड है सक्रियण ऊर्जा में कमी। सक्रियण ऊर्जा में कमी क्या है, जो एंजाइम होते हैं वो सक्रियण ऊर्जा को कम करते हैं। एंजाइम सक्रियण ऊर्जा को कम करते हैं।
एंजाइम सक्रियण ऊर्जा को कम करते हैं। सक्रियण ऊर्जा की डेफिनेशन है कि एक मॉलिक्यूल को, मतलब एक जो अणु होता है उसको अभिक्रिया होने के पहले एक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मतलब किसी भी अणु को अपनी अभिक्रिया शुरू करने के लिए एक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसे सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। जैसे कि जंगल होता है, जंगल की आग होती है, जंगल में आग लगने के लिए चिंगारी की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार किसी भी अणु को अपनी अभिक्रिया करने के लिए किसी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे कहते हैं सक्रियण ऊर्जा। सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। जब एंजाइम रहित सक्रियण ऊर्जा, जब एंजाइम नहीं होगा तो सक्रियण ऊर्जा ज़्यादा होगी, और जब एंजाइम होगा तो सक्रियण ऊर्जा कमी होगी। मतलब जब एंजाइम की उपस्थिति होगी तो सक्रियण ऊर्जा कम होगी, और जब एंजाइम की अनुपस्थिति होगी तो सक्रियण ऊर्जा ज़्यादा होगी। जैसे कि आपकी बुक में ये ग्राफ दिया हुआ है कुछ इस तरीके से। या एंजाइम युक्त सक्रियण ऊर्जा, यह एंजाइम युक्त सक्रियण ऊर्जा है। तो एंजाइम युक्त सक्रियण ऊर्जा है तो एंजाइम युक्त सक्रियण ऊर्जा है तो इसमें कमी होगी। लेकिन जब एंजाइम रहित सक्रियण ऊर्जा है तो ग्राफ ऊंचा गया। एंजाइम रहित सक्रियण ऊर्जा, आपको बस इतना याद रखना है, जो एंजाइम होते हैं वो सक्रियण ऊर्जा को कम करते हैं। यदि एंजाइम उपस्थित है तो उसकी सक्रियण ऊर्जा कम होगी। इससे पता चलता है एंजाइम उपस्थित है तो उसकी सक्रियण ऊर्जा कम है, लेकिन जब एंजाइम नहीं है तो उसकी सक्रियण ऊर्जा ज़्यादा है।